सरकार ने अवैध मदरसों का पता लगाने के लिए जो सर्वे करवाया उसे लेकर अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती की नाराजगी देखने को मिल रही है। सूबे में दलित मुस्लिम समीकरण बनाने में जुटी मायावती ने अब इसे लेकर बीजेपी पर निशाना साधा और अवैध मदरसों पर होने वाली कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं। मायावती ने बीजेपी पर ट्वीट के जरिए हमला बोला है और बीजेपी पर धर्म की सियासत करने का आरोप लगाया। क्या है मायावती के ट्वीट का मकसद और मायने, इस पर तफसील से हम बहस करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूपी में अवैध मदरसों की पहचान कराने के लिए योगी सरकार ने जो सर्वे कराया है उसे लेकर सूबे की सियासी तपिश अब बढ़ती दिख रही है। तमाम विरोधी दल योगी सरकार के इस कवायद को सियासी माइलेज लेने का नुस्खा करार दे रहे हैं। वहीं बीजेपी पर इसे लेकर निशाना साधने वालों की फेहरिस्त में अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती का नाम भी जुड़ गया है, जिन्होंने एक के बाद एक ट्वीट कर बीजेपी पर हमला बोला है और योगी सरकार के सर्वे पर सवाल खड़े किए हैं। मायावती ने ट्वीट में लिखा है कि यूपी सरकार द्वारा विशेष टीम गठित करके लोगों के चंदे पर आश्रित प्राइवेट मदरसों के बहुचर्चित सर्वे का काम पूरा, जिसके अनुसार 7,500 से अधिक गैर मान्यता प्राप्त मदरसे गरीब बच्चों को तालीम देने में लगे हैं। ये गैर सरकारी मदरसे सरकार पर बोझ नहीं बनना चाहते, तो फिर इसमें दखल क्यों? मायावती ने ट्वीट में पूछा है कि मदरसा सर्वे के पीछे योगी सरकार का असल मकसद क्या है। मायावती ने दूसरे ट्वीट में सवाल खड़े किए हैं। जबकि सरकारी मदरसा बोर्ड के मदरसों के टीचर व स्टाफ के वेतन आदि के लिए बजट प्रावधान हेतु खास तौर से सर्वे कराया जाता है, तो क्या यूपी सरकार इन प्राइवेट मदरसों को अनुदान सूची में शामिल करके उन्हें सरकारी मदरसा बनाएगी? बीएसपी सरकार ने 100 मदरसों को यूपी बोर्ड में शामिल किया था। मायावती ने ट्वीट कर सरकार पर हमला बोला तो पलटवार का जिम्मा संभाला राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने, जिन्होंने मायावती पर धर्म की सियासत करने का आरोप लगाया है और कहा है कि मायावती नहीं चाहती हैं कि मुस्लिम छात्रों को अच्छी शिक्षा मिले। आज मदरसे एजुकेशन को सशक्त बनाने का काम योगी सरकार ने किया है और यही बात विपक्ष को हजम नहीं हो रही है, क्योंकि उन्होंने हमेशा हम मुसलमानों को एक वोट बैंक समझा है। आज मुसलमान जब तरक्की की तरफ आगे बढ़ रहा है, ये बात उन्हें खटक रही है। मायावती यूपी में अपनी खोई हुई सियासी जमीन को पाने के लिए एक बार फिर नए समीकरण पर काम करती दिख रही हैं। खास तौर से पश्चिमी यूपी में मायावती का फोकस दलित मुस्लिम वोटर्स पर है। ऐसे में अब मायावती ने अवैध मदरसों के सर्वे को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है, जिसका मकसद मुस्लिम वोटर्स के बीच पैठ बढ़ाना है। हालांकि मायावती की ये कवायद कितनी कामयाब होती है, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आइए इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इस वक्त खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका तारुफ आपसे करवाते हैं। शमशी आजाद जी, बीजेपी प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके साथ ही शोएब सिद्दीकी, मुस्लिम स्कॉलर, हमारे साथ जुड़े हुए हैं और रविंद्र प्रकाश भारती जी जुड़ गए हैं, बीएसपी के नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का। लेकिन चर्चा की शुरुआत सबसे पहले रविंद्र जी मैं आपके साथ ही करना चाहूंगी, क्योंकि सरकार तो ये कह रही है कि हम चाहते हैं कि बच्चों का अच्छा भविष्य बने, मुस्तकबिल बने और शिक्षा व्यवस्था में भी सुधार हो, लेकिन आप लोगों को दिक्कत क्यों है सर्वे से? दिव्या जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी जी, आवाज आ रही है। दिव्या जी, इस पूरे मामले को बहुत ही जहनी तौर पर समझने की जरूरत है कि सरकार का उद्देश्य क्या है। इससे पहले भी बसपा सरकार ने जो मदरसे हैं उनका सरकारीकरण किया, उनको सुविधाएं उपलब्ध कराई, कैसे शिक्षा का नवीनीकरण किया जाए, अच्छे स्तर की शिक्षा उपलब्ध कराई जाए, इसके लिए बेहतर प्रयास किए। अल्पसंख्यकों को पहली बार वजीफा बसपा सरकार में मिला। अल्पसंख्यक कल्याण का बोर्ड पहली बार अगर गठित हुआ तो बसपा सरकार में गठित हुआ। ऐसे ऐतिहासिक केवल अल्पसंख्यकों के लिए नहीं, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, गरीब वर्गों के लिए पहली बार अगर कोई बेहतरीन योजना लाई गई तो वो बहन जी के द्वारा लाई गई। लेकिन आप समझिए कि अब आज के समय सरकार का उद्देश्य ये है कि कैसे शिक्षा व्यवस्था को बढ़ाने के बजाय कैसे उसको और बदतर कर दिया जाए। इस उद्देश्य के लिए जो लोग सामाजिक संगठन अपने उद्देश्यों के लिए, समाज को जोड़ने के लिए, गरीब वंचित वर्गों को ऊपर उठाने के लिए मदरसे चला रहे हैं, उनको निशाना बनाने के लिए सरकार उनको चिन्हित करने का नहीं रविंद्र जी,
रविंद्र जी, सरकार तो ये कह रही है ना कि अगर कहीं किसी मदरसे में गैर कानूनी काम चल रहा है तो वहां पर एक्शन होगा, और दूसरा ये कि हम जो सर्वे करवा रहे हैं उसी के तहत देखेंगे कि किस मदरसे में कहां पर कमी है, उसको आगे दुरुस्त भी कराया जाएगा। नहीं, बहुत स्पष्ट तौर पर इस बात को समझिए, देश भर में बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जो अपने शिक्षा पद्धति को पालन करते हैं और चलाते हैं। और मदरसों को जब बसपा सरकार बनी थी तो उस समय मदरसों को एक तरीके, बहुत सारे मदरसों को, लगभग 1000 के आसपास मदरसों का सरकारीकरण किया गया, उसमें शिक्षा व्यवस्था को बढ़ाया गया। अगर आपका उद्देश्य वास्तविकता में ये उद्देश्य है आपको, तो आप इस उद्देश्य के लिए सर्वे करते, एक योजना प्रस्तुत करते। लेकिन आज के समय में चाहे जिस तरीके से कांग्रेस सरकार ने एक धोखा दिया था उनको केवल मैकेनिक बनाने के लिए, शमशी आजाद जी के लिए ऐसी योजनाएं लेकर के आई थी, उसी तरीके से शमशी आजाद जी, जैसे कांग्रेस ने धोखा किया, जो बातें कही वो पूरी नहीं की धरातल पर, वैसा ही आप लोगों की नियत में खोट नजर आता है बीएसपी को। दिव्या जी, देखिए, बहुजन समाज पार्टी को मैं राजनीतिक पार्टी नहीं मानता, क्योंकि एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान चलाने वाली पार्टी है। ये जब चुनाव आता है तो अपना मेले की तरह ये दुकान सजा कर बैठ जाती है और देखने लगती है कि कौन सा ग्राहक आएगा और कौन सा माल हमारा बिकने वाला है। अब इनको जो पिछले 4 चुनाव जो गुजरे हैं 2012 के बाद से लगातार बहुजन समाज पार्टी का गिरता आधार, ये समझ लिए, जनता के बीच में इनका गिरता स्तर ज़मीनी सतह से बिल्कुल बहुजन समाज पार्टी पूरी तरीके से खसक गई है। अब इनकी समझ में ये आया है कि अगर मुसलमानों को हम साथ में ले लेंगे तभी हमारा वर्चस्व कायम रहेगा, तभी हम उत्तर प्रदेश में जिंदा रह पाएंगे। तो इसलिए अब इन्होंने मुसलमानों को लुभाने के लिए ऐसे मुद्दों पर बोलना शुरू किया जिससे मुसलमान उत्तेजित हो जाए, जिससे मुसलमान आवेशित हो जाए और उनके साथ हो जाए। लेकिन अब उत्तर प्रदेश का मुसलमान, पढ़ा लिखा समझदार मुसलमान जाग चुका है। उसको अच्छी तरीके से पता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने मदरसे का सर्वे कराने का काम किया है तो ऊपर उत्तर प्रदेश के सारे मुसलमान एक साथ हैं। किसी मुसलमान ने भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं किया। विरोध वही लोग कर रहे हैं जिनको राजनीति करना है, जिनको मुसलमानों को बेचने का काम करना है, जो मुसलमान के ठेकेदार हुआ करते थे, जो मुसलमानों को रातों रात बेच दिया करते थे। 2-4 मंत्री पद देने के बाद नहीं, सवाल तो ये भी उठ रहे हैं ना कि जो गैर सरकारी मदरसे हैं वो सरकार पर तो किसी तरीके के बोझ नहीं है, तो फिर उसमें दखल अंदाजी क्यों की जा रही है? नहीं, गैर सरकारी की बात यहाँ दिव्या जी नहीं है। गैर सरकारी और सरकारी की यहाँ बात ही नहीं। बात यह है कि जो मानक बनाए गए, जो मान्यता प्राप्ति की बात है, अगर वो आपके पास नहीं है तो आप चाहे अपने घर में चला रहे हैं चाहे कहीं चला रहे हैं, उत्तर प्रदेश का कोना कोना सरकार का है। ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश में आप जो चाहे अपनी मर्जी से करें। आपका पैसा है तो आप पैसा थोड़ी अपराध में लगाएंगे। आपका पैसा है, आपका घर है तो आप पाकिस्तान का झंडा लगा देंगे। ऐसी बात नहीं। ये उत्तर प्रदेश है और ये हिंदुस्तान है, संविधान से चलता है। अगर योगी सरकार ने मदरसे का सर्वे कराने की बात की है तो सभी पार्टियों को खुलकर इसका समर्थन करना चाहिए और उनको कहना चाहिए कि जो भी मदरसे अवैध उनको पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहिए। जो वैध मदरसे हैं अब उसके बाद इनको चाहिए कि कहें कि जो वैध मदरसे हैं उस पर सरकार क्या कर सकती है, उस पर सरकार का क्या अनुदान रहेगा, उस पर सरकार को ठीक है। शोएब सिद्दीकी, जो वैध मदरसे हैं उस पर सवाल उठाना तो लाजमी है कि और बेहतर क्या कुछ किया जा सकता है, लेकिन अगर कहीं पर कुछ खामियां नजर आ रही हैं, कुछ गलत गतिविधि चल रही है तो उस पर तो एक्शन होगा। सरकार की तरफ से बहुत क्लियर है। शोएब सिद्दीकी जी, किससे कह रही हैं मैडम? जी शोएब जी, आपसे सवाल। दिव्या जी, देखिए ऐसा है कि दिव्या जी, ऐसा है कि तेरे वादे पे जिए हम, तू ये जान के झूठ जाना कि खुशी से मर ना जाते अगर एतबार होता। मुसलमानों को हर पार्टियों ने सिर्फ वोट बैंक समझा और जहाँ तक बसपा की बात है तो वो अपनी ज़मीन तलाश रही है। एक सरकार ने एक सर्वे का काम किया, उसमें कई पार्टियों ने रोटियां सेकने का काम किया और जाहिर सी बात कई पार्टियां मुसलमानों को बेस करती हैं कि अगर वो मेरे साथ रहेंगे तो हम इक़्तिदार में आ जाएंगे और अपना वजूद बचा लेंगे। तो जब मुसलमान परेशान रहता है तब आप कहाँ जाते हैं? उस वक्त आप बगले झाँकते हैं, आप सोचते हैं उनको भी खुश रखूँ, उनको भी खुश रखूँ। किसी इदारे, बड़े इदारे ने, ख़ास नदवा हो या देवबंद, किसी ने मंजर आम पे आके सरकार के ख़िलाफ़ कहा कि ये जाँचें गलत हो रही हैं, तो इसलिए इस तक रोटियां ना सेकें। आप सही बात करें, आपने मुसलमानों के साथ क्या किया? सिर्फ आपने उनको वोट बैंक समझा और चूंकि निकाह चुनाव करीब है तो आप चाह रहे हैं उनको साथ लें और वो हमारी तरफ हो जाए, 2-4 सीट आ जाए जिससे कि हम मंदिर आम पे आ जाएं। अब ऐसा नहीं होगा। इसलिए चूंकि मुसलमान हो या किसी या बैकवर्ड हो, वो जाग चुका, उसको मालूम है मेरे साथ कौन है या कौन नहीं है। कुछ पार्टियां होती हैं कि बीजेपी का नाम लेके या वगैरह वगैरह नाम ले डराती हैं और अपने इक़्तिदार में बैठने के लिए रोटियां सेकती हैं और मुसलमान उत्तेजित होकर उनको वोट दे देता है, लेकिन जब वो इक़्तिदार में आती हैं तो उनकी ही पार्टियां जो हैं मलाई खाती हैं। तो अब ऐसा नहीं होगा। हम उसको वोट देंगे
जो हमारे साथ रहेगा और पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देगा, रोजी रोजगार पे ध्यान देगा। इसलिए हमको भड़काएं आप नहीं, बहकाएं आप नहीं। जो एक सरकार, देखिए आप, जो जांच चल रही है उसमें देवबंद ने कोई बात नहीं करी। और आप पहले कहां थे? आज 2 महीना पहले कहां थे? आप मंदिराम पे आए? आप नहीं आए, क्योंकि अब आपको लग रहा जमीन खिसक रही, अपनी जमीन बचाना है, इसलिए। ठीक है, आनंद प्रकाश तिवारी जी समाजवादी पार्टी के नेता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद प्रकाश तिवारी जी, अखिलेश यादव तो पहले ही ट्वीट कर चुके हैं, लेकिन ये आरोप आप लोगों की पार्टी पर भी लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए ये सब किया जा रहा है। कोई आरोप नहीं है। आरोप लगाने वाला कौन है? यही ना अपने भाजपा के प्रवक्ता शमशी जी को मैं पहले सादर नमन करता हूं। ये कौन होते हैं किसी पार्टी को राजनीतिक दल मानने वाले या न मानने वाले? हमारे यहाँ चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग बहुजन समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय दल की मान्यता दिया है। राष्ट्रीय दल मतलब समझते हैं? उनसे पूछिए आप। 6 राष्ट्रीय दल है, उसमें एक बहुजन समाजवादी पार्टी भी है। तो पहले तो ये अपना सुधार करें कि है कौन किसी को मानने वाले। अरे आप अपनी बात करिए ना। ऐसे लोगों का पता नहीं। बीएसपी पे बोला ना उन्होंने, आपको क्यों दिक्कत हो गई जी? आगे बीएसपी के साथ जाएंगे क्या? आपको क्यों दिक्कत हो गई बीएसपी के लिए? हमको उनके राजनीतिक ज्ञान पर दिक्कत है। नहीं तो बीएसपी वाले हैं ना, ज्ञान पर सवाल तो वो उठाएंगे ना। आदमी को आपको दिक्कत क्यों हो गई? जिसको पता नहीं होता कि राजनीतिक दल क्या होता है। राजनीतिक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल है यो, और समाजवादी पार्टी हमारा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, राज्य राजनीतिक दल है। उनको इसकी जानकारी होनी चाहिए, और उसको सिरे से खारिज कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी को। अच्छा खैर चलिए, वो तो अलग की बात है। लेकिन ये रहा वोट बैंक ये सारा की चर्चा खाली आप लोग करते। समाजवादी पार्टी के नजर में ये जो भी हमारा नागरिक है सब हमारे वोटर हैं, सब हमारे ये प्रशंसा के मित्र हैं। और शोषण, दमन, उत्पीड़न जहां नहीं, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि सरकार गलत मंशा से ये मदरसे का सर्वे करवाना चाहती है? जिसके साथ भी अव्यवहार होगा जी, आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है? सरकार की मंशा ठीक नहीं है। 8 साल अब इनको देख लिए, ये जो भी वादा करते हैं, जो भी कहते हैं, उस पर अमल नहीं करते हैं। फ्रॉम वेरी बिग में आप उठा करके देख लीजिए, इनका घोषणा पत्र उठा करके देख लीजिए, और जितनी चीजें हैं ये खाली लफाजी करते हैं। और ये तो अपना खुलेआम स्वीकार करते हैं इनके गृह मंत्री महोदय के, इनके दूसरे नंबर के नेता हैं कि सब जुमला है, चुनाव में सब चलता रहता है। तो ये तो झूठ के लबादा है, झूठ के पुलिंदा है। इनके बस का कुछ नहीं है, ये लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। खाली सबको भरमाना है, हिंदू करना है, मुसलमान करना है, मंदिर करना है, मस्जिद करना है। इसके अलावा इनके पास क्या? चली आई है 4 बार लगातार अखिलेश यादव चुनाव हार चुके हैं। अब इस बार नगर निकाय चुनाव में भी अपना दमखम आजमाएंगे। अरे चुप रहो, हार गए, तोता रटन करते चले जा रहे हो। जो डराने धमकाने की राजनीति थी बहुत पीछे हो चुकी है। ये उत्तर प्रदेश है और ये 2022 है। योगी जी ने दलितों और मुस्लिमों को इतना मजबूत कर दिया है कि अब न मायावती दलितों की मसीहा रह गई है और न मुसलमानों के मसीहा समाजवादी पार्टी रह गए हैं। समाजवादी पार्टी मुसलमानों के ऊपर राजनीति करती थी और मायावती जी दलितों के ऊपर राजनीति करती थी। तो ये दोनों बिरादरी, दोनों वोटर भारतीय जनता पार्टी के साथ है, पूरी आस्था के साथ है, पूरी निष्ठा के साथ है, पूरी ईमानदारी के साथ है। यही बात समाजवादी पार्टी को बेचैन कर रही है। यही बात समाजवादी पार्टी को बेचैन कर रही है कि क्यों मुसलमान भारतीय जनता पार्टी में जुटता चला जा रहा है। अगर मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के साथ जुट जाएगा तो हमारी राजनीतिक रोटियां देखने के लिए बचेगा क्या? अरे कहाँ चले गए जब मुसलमानों पे अत्याचार होता था? समाजवादी पार्टी के विधायक खामोश थे। 30 विधायक मुसलमानों ने जिताकर भेजे, एक विधायक भी अगर मुसलमानों की तरफ खड़ा हो गया तो बताइए, एक विधायक ने बयान दिया मुसलमानों के पक्ष में। ये अब जो है 2022 का उत्तर प्रदेश है। ये पिछली सरकार में 2012 के पहले हुआ करता था। अब उत्तर प्रदेश में डराने धमकाने की राजनीति खत्म हो चुकी है शिवाजी जी। अब आप जनता का काम करेंगे, जनता की बात सुनेंगे, जनता को रोजगार देंगे, जनता को शिक्षा देंगे, जनता को स्वास्थ्य देंगे, तब जनता। पंकज सिंह जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। पंकज जी, ये किस तरीके से आप देखेंगे सर्वे का फैसला क्या लिया सरकार की तरफ से? तब से ही इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और हर कोई यही कह रहा है कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स सही है। यहाँ पे आप दोनों पार्टियों के प्रवक्ताओं का जो विवाद देख रहे हैं, इससे आप कह सकते हैं कि क्या ये लोग सवाल जवाब जैसी स्थिति में हैं? ये उसकी गहराइयों में जाना नहीं चाहते हैं कि सरकार ये सारी प्रक्रिया, ये सारी कवायद क्यों कर रही है, और इनका जो एजेंडा है वो दूसरा है
उस पर मैं अभी टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन देखिए, एक चीज तो साफ है कि सरकार की मंशा पर सवाल नहीं खड़े किए जा सकते हैं। कोई तरीका, कोई सहमत हो सकता है, असहमत हो सकता है, ये उसका अपना मत हो सकता है। लेकिन यहाँ सरकार की जो सोच है वो ये है कि उसमें मदरसों में पढ़ने वाले जो छात्र हैं उनका हित, मदरसों में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनका हित, उसके बाद जो फंडिंग के स्रोत हैं, उनकी जो शिक्षा का स्तर है, उनकी जो आगे की प्रोग्रेस है, प्रगति है, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये सर्वे शुरू कराया है। सरकार किसी भी शिक्षा पद्धति को इस तरीके से नहीं जाना देना चाहती है कि जो हैज़ार्ड वे में हो, जिसको कहीं किसी तरीके का नियंत्रण ना हो, कोई अपने निजी स्वार्थों में उसको दूसरे तरीके से इस्तेमाल कर रहा हो। तो सरकार ने ये सारी चीजें सोच के ये शुरू किया है। जहां तक आप सवाल जवाब की बात कर रही है, तो मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि इसमें जो विपक्ष है वो अपने वोट बैंक को लेकर एक अलग तरीके का एजेंडा खड़ा कर रहा है। वो इस पर कोई सार्थक चीज सरकार के सामने रख नहीं पा रहा है। वो सरकार की किसी नीति को इस तरीके से नहीं बता पा रहा है कि आप इसको ऐसे नहीं ऐसे कर लीजिए। वो इसको दूसरे तरीके से कि एक पक्ष का, एक वर्ग का उत्पीड़न या उनको दबाने की कोशिश से उनको खत्म, इस पर वो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बरगलाने की कोशिश कर रहा है। जबकि मेरा ये मानना है कि अगर उन पार्टियों के पास कोई कॉन्क्रीट, कोई ऐसा वो है कि जिसको सरकार को सुझाव दे सके, सलाह दे सके कि ठीक है, सरकार अगर ये करना चाह रही है, सरकार की मंशा साफ है, तो सर्वदलीय बैठक। रविंद्र जी सुना आपने, पंकज जी को सुना, वो कह रहे हैं अगर आपके पास कोई सुझाव है, कोई तरीका है तो वो बताइए ना आप। पंकज जी बहुत स्पष्ट तौर पे सुना। और दिव्या जी, ये जान लीजिए कि अगर आपकी नीति स्पष्ट है, अगर सरकार की मंशा स्पष्ट है, अगर सरकार की मंशा गलत नहीं है, तो जिस तरीके से आदरणीय बहन जी ने उर्दू, अरबी, फारसी का विश्वविद्यालय बनाया अंतरराष्ट्रीय स्तर का, कोई बता दे भारत भर में कि किसी और ने इस तरीके के विश्वविद्यालय बनाए हों। मदरसों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया, मदरसों का जो सरकारीकरण किया गया, उर्दू शिक्षकों की जो भर्ती निकाली गई, उसको सीबीएसई बोर्ड से, यूपी बोर्ड से जो जोड़ने का काम किया गया मदरसों को, उसके अलावा जो जिस तरीके से अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड बना करके तमाम सरकारी योजनाओं को उन तक पहुंचाया गया, क्या सरकार की ऐसी कोई नीति या मंशा है? सरकार ने अभी तक अपनी कोई नीति और मंशा स्पष्ट नहीं की है, कोई योजना नहीं बताई है, कोई अभी कल्याणकारी कोई स्थिति को स्पष्ट नहीं किया कि वो समाज के जिसको अभी तक हाशिए पर रखा गया, जिनकी स्थिति दलितों से भी बदतर है, शिक्षा, सामाजिक मायने में लगातार तमाम सरकारी रिपोर्टें इस बात को कहती रही हैं, तो उसको कब सरकार शमशी आजाद जी वो सीधा पूछ रहे हैं, जो सरकारी स्कूलों की स्थिति है उसमें भी तो सुधार करिए ना। नहीं, सरकारी स्कूलों में क्या स्थिति इनको खराब नजर आ रही है दिव्या जी? इनको तो देखिए, सब जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तब से उत्तर प्रदेश इनको अच्छा नहीं नजर आ रहा है। इनको कहीं अच्छाई दिख ही नहीं रही। इनको तो अच्छाई तब दिखती जब मुसलमान बेवजह जेल में डाले जा रहे होते। इनको अच्छाई तब दिखती जब उत्तर प्रदेश में जगह जगह दंगे हो रहे होते। इनको अच्छाई तब दिखती जब मुसलमान की औरतों की इज्जत लूटी जाती। इनको अच्छाई तब लगती। तो यही सब चीजें उत्तर प्रदेश में अब हो नहीं रही है, तो इनको कैसे अच्छा लगेगा? और इनको सबसे बड़ी बात जो अखर रही है वो ये अखर रही है कि जो मुसलमानों के हमदर्द हुआ करते थे, मसीहा हुआ करते थे, जो मुसलमानों की ठेकेदारी किया करते थे, आज वो मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के साथ चला आया है। यही बात समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को सबसे ज्यादा खिसक रही है। क्या वजह है? रविंद्र प्रकाश भारती जी, आपको सोचना चाहिए, आपके नेता को सोचना चाहिए कि वन मैन आर्मी वाला हिंदुस्तान नहीं रहा। अब आपको जमीन पर उतरना पड़ेगा। अब व्हाइट कलर का सोफा लगाने की राजनीति उत्तर प्रदेश से खत्म हो चुकी है। लगातार चुनाव में हार रहे। अरे 10 सीट भी होती, 5 सीट भी होती आपकी, तो आप कम से कम मुंह से बोल रहे होते। शर्म आनी चाहिए आपको और आपके नेता को कि किस तरीके की राजनीति किया कि आपको दलितों ने भी बहिष्कार कर दिया, मुसलमानों ने भी आपका बहिष्कार कर दिया, और उसके बाद आप लगातार हाशिए पे आते चले जा रहे हैं। और इस तरीके की आप बात कर रहे हैं। अरे बात करना चाहिए, रोजगार की बात करना चाहिए, मुसलमानों को आगे बढ़ाने की बात करना चाहिए, सरकार का समर्थन करना चाहिए। हर चीज में हमें मजहब क्यों दिखाई देता है? हमें ये सोचना चाहिए कि वहाँ पर बच्चे तालीम लेते हैं और उन्हें अच्छी शिक्षा मिलना चाहिए। आप चला रहे हैं जो समाज को गुमराह करने का। देखिए दिव्या जी, ऐसा है, आप ये बताइए कि जब से जांच चल रही है, किसी बड़े इदारे ने या छोटे इदारे ने मंदिर आम पे आके कोई शिकायत करी? कोई शिकायत नहीं करी। ये जो पार्टियां हैं, ठीक है रविंद्र जी बारी बारी से मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक समझा है।
एक सेकंड वोट विद्यालय देगा। अरे सुन लिए भाई, रविंद्र जी बारी बारी सुन लिए, रविंद्र भाई सुन लिए, पहले बात सुन लिए, बोलने का फायदा नहीं होगा, सुनिए पहले बात आप। मैं कह रहा हूं दिव्या जी, मैं ये कह रहा हूं कि देखिए जब ये जांच शुरू हुई किसी इदारे ने आके मंदिर आम पे कोई शिकायत नहीं करी, बल्कि उन्होंने तारीफ करी कि इसमें जो मानक है बच्चों के लिए है कि बच्चे आलिम के साथ साथ डॉक्टर इंजीनियर वगैरह वगैरह बने। हर बच्चा मस्जिद में इमाम बन के अपना परिवार नहीं चला पाएगा। अच्छी सोच थी, इंटेंशन उनका अच्छा था, जैसे कि सब चल रहा मामला। अब कुछ पार्टियां हैं जो अपनी जमीन खो चुकी हैं, चूंकि उन्होंने मंदिर आम पे कोई काम नहीं किया और मुसलमानों को सिर्फ चादरें बिछवाई, कुर्सियां बिछवाई, और जब इक़्तिदार में आए तो उनकी जात के लोग ने मलाई काटी। तो अब आदमी होशियार हो गया। बीजेपी की मैं तारीफ की बात नहीं कर रहा हूं, उन्होंने ये बात कही कि मदरसे में मैं ये देख रहा हूं बच्चे किस तरह करते हैं, खाते पीते वगैरह वगैरह, उस पर जांच चल रही है, जो होगा देखा जाएगा। अब चूंकि निकाह चुनाव करीब है, अब आदमी को अपनी जमीन चाहिए, इसलिए वो इस तरह के हथकंडे करे कि मुसलमान एक तरफ आ जाए। मेरी सबसे गुजारिश है हर मुसलमान से, हर पार्टी वालों से और हर छोटे तबके लोगों से कि आप मुत्तहिद होकर वोट दीजिएगा, बहक मत जाइएगा, वरना बहक जाएंगे तो कुर्सी बिछाते रह जाएंगे, मलाई दूसरे काटेंगे। और किसी कहने पे आके किसी पार्टी के बारे में या किसी के बारे में कोई बुराई मत करिएगा। निकाह चुनाव करीब है तो ये सब चाले चली जा रही है। आनंद प्रकाश तिवारी, चाहता हूं कि आनंद प्रकाश तिवारी, आरोप तो आपकी पार्टी पर भी यही लगते हैं कि मुसलमानों की याद समाजवादी पार्टी को भी सिर्फ और सिर्फ चुनावों के वक्त आती है। कौन आरोप लगाता है? जो आरोप लगाते हैं उनके आरोप की हम परवाह करने, आपके खुद के पार्टी के लोग कहते हैं ये बात है। शिक्षा के लिए सरकार क्या कर रही है? सारे जो हमारे शिक्षा के केंद्र है, स्कूल है, सारे स्कूलों का मर्जर करते चले जा रहे हैं। एक अध्यापक की नियुक्ति नहीं कर रहे हैं। जो अध्यापक रिटायर हो रहा है उसकी जगह कोई नई नियुक्ति नहीं हो रही है। अपने माने सारे विद्यालयों पर, किसी विद्यालय पर आप इनको बता दीजिए क्या कर रहे हैं, ये सबका सब प्राइवेटाइजेशन करते चले जा रहे हैं। और जो ये मदरसों की हालत ये सुधारने के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल, तो मायावती को पसंद नहीं कार्रवाई और इसीलिए पहले अखिलेश यादव और मायावती ने भी सवाल खड़े कर दिए, लेकिन इस पर पूरी तरीके से अब राजनीति नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इसी के साथ ही फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरें जारी है। नमस्कार।